धीरज और ममता की एक ही बेटी थी साक्षी, इसलिए वह उसको बहुत प्यार करते थे। एक दिन धीरज अपनी पत्नी ममता से कहता है। अरे ममता, साक्षी को बहुत लाड प्यार कर लिया। अब साक्षी को कुछ घर के काम सिखाओ, कुछ समय बाद उसकी भी तो शादी करनी है। आप ऐसी बातें करते हो, साक्षी ससुराल चली गई तो मैं कैसे जीऊंगी। और आप भी तो उसे इतना प्यार करते हैं, अपनी जान से ज़्यादा। अरे प्यार तो सब करते हैं अपनी बेटियों से, पर ये तो संसार की रीत है, लड़कियों को शादी के बाद अपने ससुराल जाना ही पड़ता है। साक्षी उनकी बात सुन लेती है और वह धीरज के पास आकर कहती है, पापा मुझे आप दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जाना। धीरज के ऑफिस में एक चेतन नाम का लड़का काम करता था। वह काफ़ी मेहनती था। धीरज को वह काफ़ी पसंद था, तो धीरज मन ही मन सोचता है। क्यों ना मेरी बेटी साक्षी की शादी इससे करा दूं। ये काफी मेहनती है और मेरी कंपनी और बेटी दोनों का ख्याल अच्छे से रखेगा। धीरज शाम को घर जाकर साक्षी और ममता से चेतन की बात करता है और दोनों शादी के लिए मान जाते हैं। कुछ दिन बाद चेतन और साक्षी की शादी हो जाती है और चेतन साक्षी को लेकर अपने घर चला जाता है। एक दिन साक्षी चेतन से कहती है, चेतन तुम्हारा घर इतना बुरा है और ना ही घर में एसी है। मुझे एसी के बिना रहने की आदत नहीं है। मेरे घर चलो, मम्मी पापा के साथ उन्हीं के घर में रहेंगे। नहीं साक्षी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम्हारे पिताजी को तो मेरी हालत के बारे में पहले से ही पता था कि मैं इतना अमीर नहीं हूँ, फिर भी तुम्हारी शादी मुझसे की। अब इतना बुरा भी नहीं है मेरा घर, पर मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता घर जमाई बनकर। साक्षी गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। वह चेतन के ऑफिस जाने के बाद अपनी माँ को कॉल करती है। माँ, ये कैसे घर में शादी कर दी है आपने मेरी। ना ही घर में एसी है, दिन रात मुझे मच्छर काटते हैं। तुम्हारे साथ ही रहना है। मैंने चेतन से बात की पर वह नहीं माना। आप कुछ करिए ना, जिससे चेतन घर जमाई बनने के लिए मान जाए। हाँ बेटा, मैं कुछ सोचती हूँ। धीरज बीमार होने का नाटक करता है। हेलो चेतन बेटा, साक्षी के पिताजी की तबीयत खराब है, क्या तुम साक्षी को घर लेकर आ जाओगे। जी माँ जी, मैं शाम को लेकर आ जाऊंगा। शाम होते ही चेतन साक्षी को लेकर धीरज के घर चला जाता है। धीरज चेतन से, चेतन बेटा, मेरी भी उम्र हो गई है, पता नहीं कब क्या हो जाए। तुम हमारे साथ रहोगे तो हमारी चिंता कम हो जाएगी और तुम्हारा भी आसरा बना रहेगा। तुम और साक्षी यहीं रहो हमारे साथ। यह बात सुनकर चेतन भी मान जाता है। चेतन घर और ऑफिस दोनों को अच्छे से संभालता है। कुछ महीने अच्छे से निकल जाते हैं। फिर धीरज और साक्षी चेतन को किसी न किसी बात पर सुनाते हैं। एक दिन चेतन धीरज से कहता है, पापा, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, क्या आप मुझे 10,000 रुपये दे सकते हैं। ये क्या कह रहे हो तुम, पर हम इतना खर्च कर रहे हैं, तुम्हें हमारे घर में रखा, खाने को दे रहे हैं, और क्या चाहिए तुम्हें। पापा, मैं आपके ऑफिस का सारा काम संभाल रहा हूँ और मेरी और साक्षी की शादी हुई है, तब से मैंने 1 रुपये भी सैलरी नहीं ली है आपसे। चेतन बदले में उन्होंने तुम्हें इतनी ऐशो आराम की ज़िंदगी भी दी है, उसे भूल गए तुम जैसे लोगों को कुत्ते की तरह हैं, तुम्हें घी हजम नहीं होते, तुम भीख मांगने लायक हो। चेतन इतना अपमान सहन नहीं कर पाता और वह घर छोड़कर चला जाता है। वह बहुत दुखी था। उसके पास खुद का घर मकान भी नहीं था, उसने सभी बेच दिया था। वह वहीं फुटपाथ पर सो जाता है। सुबह होती है तो वह देखता है एक आदमी उसके पास खड़ा है। वह चेतन के बचपन का दोस्त होता है। क्या हुआ चेतन, तुम फुटपाथ पर सो रहे हो। क्या बताऊं दिलीप, मेरी हालत धोबी के कुत्ते जैसी हो गई है, ना घर का ना घाट का। मैंने साक्षी से शादी की और उसके घर जाके रहने लगा। मैंने अपना घर मकान सब बेच दिया और उन लोगों ने मुझे दूध में गिरी हुई मक्खी की तरह घर से निकाल दिया। तुम मेरी कंपनी में जॉब करो, मैं अमेरिका में पढ़ाई कर रहा हूँ और वहीं शिफ्ट हो जाऊँगा। यह मेरा बिजनेस तुम संभाल लेना। मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ, तुम बहुत मेहनती आदमी हो। थैंक यू दिलीप, तुमने मुझे इस काबिल समझा। जब मेरे अपनों ने मेरा साथ नहीं दिया तब तुमने मेरा साथ दिया।
और चेतन दिलीप का बिजनेस संभाल लेता है। 1 साल यूं ही निकल जाता है। जब साक्षी और उसके माता पिता को दिलीप की तरक्की का पता चलता है तो वह उसके पास जाते हैं, पर दिलीप उनसे मिलने से मना कर देता है।